स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मेरे स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू किया था, ठीक है ना। और उसमें आप लोग प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे थे और प्रस्तावना में जो नेचर ऑफ गवर्नेंस है, सत्ता का स्वरूप है, उस पर अपने लोग चर्चा कर रहे थे। और अपने लोगों ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन सब शब्दों के बारे में अच्छे से समझा था और इन पर एक बहुत अच्छी समझ बनाई थी और डीप में चर्चा भी की थी, ठीक है ना। और फिर अपने लोगों ने पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर होता है, इन सब चीज़ों को भी समझा था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपने लोग जो प्रस्तावना में जो शासन का स्वरूप है, उसमें एक नए शब्द से पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे, जो है आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है ना। क्योंकि हमारा संविधान में शासन के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 शब्दों के बारे में बताया गया है। यानी कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा, हमारा भारत कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा, ठीक है ना। तो आज अपने लोग लोकतंत्रात्मक पर बात करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है ना। देखिए डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कथन है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के फॉर्मल प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अगर लोकतंत्र को हम तोड़कर देखें, ठीक है ना, लोकतंत्र एक लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रोशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, क्या होता है, ठीक है ना। क्रोशिया का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। अगर इसमें बीच में आप का जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जनता का शासन। क्या बन जाएगा? जनता का शासन। यही तो अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते हुए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है ना। आप इस फिगर को बनाइए जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखिए लोकतंत्र से तात्पर्य जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। देखिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसने दिया है? ऑप्शन में गांधी हो, नेहरू हो, अब्राहम लिंकन हो, ठीक है ना। तो आंसर आप क्या करेंगे? अब्राहम लिंकन करेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये अब्राहम लिंकन ने भी नहीं दिया है, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये जो लिंकन साहब थे, ये अमेरिका में एक जगह है गेटिसबर्ग, ठीक है ना। ये अमेरिका में एक जगह है। यहाँ पर वो क्या दे रहे थे? एक ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे? इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने क्या किया था? इस स्टेटमेंट का यूज किया था, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अगर पूछा जाए इस शब्द को दिया किसने है, इस स्टेटमेंट को, तो यहां पर आपको एक थिंकर मिलेंगे, क्लियोन। कौन मिलेंगे? क्लियोन, ठीक है ना। तो आप ये बना लीजिए। अगर कभी ऐसे दे रखे जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शन में नेहरू हो, गांधी हो, लिंकन हो, क्लियोन हो। अब एग्जामिनर आपकी डेप्थ नॉलेज की बारे में देख रहा है कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ा है इन चीजों को, ठीक है ना। तब वो आपसे लिंकन का आंसर नहीं मांग रहा है, तब वो आपसे क्लियोन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तब बनाए जाते हैं जब अगर पॉलिटी के 20 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जामिनर या एग्जाम सेटर ये चाहता है कि बच्चा केवल 17 क्वेश्चन ही कर पाए, 3 क्वेश्चन से छोड़ने ही पड़े। तब वो जो 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्योंकि अपने लोग इतने डेप्थ में जाते ही नहीं है। अपने लोग क्या करेंगे, सीधे लिंकन को क्लिक कर देंगे और आंसर कराएंगे, ठीक है ना।
तो वो एक दो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली आपको पॉलिटी में मिलते हैं, ये मतलब संविधान में पढ़ने को भी नहीं मिलता। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो ये सब चीजें वहां से आती हैं। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखा थी, कभी अगर रियर से रियरेस्ट केस में ये क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको एक नंबर बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके ये क्वेश्चन एक सही हो जाए तो आप ये मान के चलिए आप बहुत आगे निकल गए बच्चों से, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं रफ कर रहा हूं। देखिए जो लोकतंत्र है ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप डेमोक्रेसी। ये कितने टाइप की है? दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक है संसदीय लोकतंत्र, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। शायद मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अब देखिए समय सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, नहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम जानिए, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के बजाय, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के बजाय स्वयं शासन का संचालन करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन का संचालन नहीं करती। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन का संचालन नहीं करती, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता के प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, और जनता के प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि जनता, यहाँ पर कोई एमपी एमएलए नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई संसद नहीं होगी, जनता ही अपने आप ही कानून बनाएगी, जनता ही अपने आप शासन का संचालन करेगी। देखो ये पहले होता था, वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ शहरों में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा, वरना अब मोस्टली जो कंट्री हैं सब जगह कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। और पहले ये जो यूनान था, ग्रीस था, एंशिएंट टाइम में, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादा देखने को मिलता था। तो पहले जनसंख्या बहुत कम थी, तो लोग कम जनसंख्या में लोग क्या करते थे? आराम से कानून बनाते थे, सब सहमति से क्या होते थे? कानूनों को फॉलो करते थे। लेकिन अब आप बताइए, भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या अपने आप कानून बना पाएगी? क्या उस कानून से सभी लोग सहमत हो पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस मॉडर्न इरा में मोस्टली कंट्रीज जो है वो कौन सा लोकतंत्र अपनाती हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अपनाती हैं। लेकिन फिर इसको जनता का शासन क्यों कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को?
जनता तो शासन कर नहीं रही है, जनता तो अपने आप कानून बना नहीं रही है, फिर हम इसको जनता का शासन क्यों कहते हैं? देखिए माय डियर स्टूडेंट, जनता का शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। जनता ही तो MP MLA को चुनकर संसद में भेजती है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, संसद में बैठकर कानूनों का निर्माण करते हैं। तो जनता ही तो पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं, शासन के संचालन में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए इसको जनता का शासन कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने समझा दो टाइप की डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, ठीक है ना। देखिए अब अपने लोग समझते हैं संसदीय अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या अंतर है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर समझ लिया, ठीक है ना, और यही मेन है जो आपको पढ़ना है। एक तरफ डालिए संसदीय लोकतंत्र, एक तरफ डालिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखिए, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है। इसमें लिखिए विधायिका कमा कार्यपालिका व न्यायपालिका। तीनों अलग अलग होते हैं। जिसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। ठीक है ना, जिसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। देखिए संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में पहला अंतर है, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ पर क्या है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होते हैं, जिसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। देखो पहले ये समझते हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, ठीक है ना, इन तीनों को समझते हैं। देखिए आप क्या देखेंगे, सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, इसको आप कहीं साइड से उतारिए, ठीक है ना, कार्यपालिका, तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। सबसे पहली बात, सरकार क्या होती है। देखिए सरकार वो होती है जो किसी देश का शासन प्रशासन चलाती है, यानी कि भारत सरकार क्या करेगी, भारत का शासन प्रशासन चलाएगी। जैसे कि राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, ठीक है ना, जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्य या प्रांत का शासन चलाती है, इसलिए इनको प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहा जाता है, ठीक है ना। और सरकार अपना शासन प्रशासन कैसे चलाएगी, 3 संस्थाओं के माध्यम से चलाएगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं विधायिका क्या होती है। देखो विधायिका और संसद में क्या अंतर होता है, या विधायिका और संसद एक ही चीज है, इस बात को भी समझते हैं। देखो विधायिका का काम सबसे पहले क्या है, इसका काम है कानूनों को बनाना। क्या काम है, कानूनों को बनाना, ठीक है ना। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। तो हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको क्या मिलेगी, आपको विधायिका मिलेगी। देखिए विधायिका एक जनरल टर्म है जो पॉलिटिकल साइंस में यूज होता है, लेकिन इस विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो जहां लोकतंत्र होगा वहां तो कानून बनाने के लिए क्या होगी, विधायिका तो होगी ही होगी, क्योंकि लोकतंत्र होगा और
और इस मॉडर्न इरा में सबने कौन सा लोकतंत्र अपना रखा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपना रखा है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो क्या करेंगे? कानूनों का निर्माण करेंगे। और कानूनों का निर्माण करने के लिए उनके पास कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए ना, जहां पर बैठकर वो कानूनों का निर्माण कर सकें। तो इस विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लेकिन अमेरिका में जो विधायिका को बोलते हैं कांग्रेस। वहां पर कांग्रेस क्या करती है? कानूनों को बनाती है, ठीक है ना। संसद में इसको बोलते हैं, इसको ब्रिटेन में बोलते हैं संसद। और हमने ब्रिटेन से ये पूरा सिस्टम लिया, इसीलिए हमारे यहाँ विधायिका का नाम क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है ना। इसको नेपाल में बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है ना। ईरान में इसको बोलते हैं मजलिस। जापान में इसको बोलते हैं डाइट। तो देखो, काम एक ही है, लेकिन अलग अलग देशों में इस विधायिका का नाम अलग अलग है, ठीक है ना। अमेरिका में कांग्रेस है, ठीक है ना। ईरान में मजलिस है, जापान में डाइट है, ब्रिटेन में इसको संसद कहते हैं। तो इस तरीके से विधायिका और संसद एक ही है, लेकिन इस विधायिका का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग है। हमारे यहाँ संसद है, इसी तरह अलग अलग देशों में नाम इसका अलग अलग है। तो विधायिका का काम क्या है? कानूनों को बनाना, ठीक है ना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। क्या है? कानूनों को लागू करना, ठीक है ना। इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। देखो, कार्यपालिका भी आपकी दो तरीके की कार्यपालिका होती है, ठीक है ना। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक, ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका कैसी होती है? ये स्थायी कार्यपालिका होती है, इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना। स्थायी कार्यपालिका में कौन आ जाएगा? अस्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? मंत्री परिषद। कौन आता है? मंत्री परिषद। और स्थायी कार्यपालिका में एग्जाम्पल में देखेंगे तो कौन आएगा? इसमें आएंगे आपके ब्यूरोक्रेट, यानी कि इसमें आएगी नौकरशाही। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएंगे? सारे मंत्री आएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसका हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। और ये सारी ये राजनीतिक कार्यपालिका कैसी? अस्थायी है। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है? राजनीतिक कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका? तो आंसर क्या होगा आपका? राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है ना। यह अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना। फिर देखिए, अब इसमें क्या होता है? देखो, आपको पता है जो राजनीतिक कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है, ठीक है ना। मंत्री परिषद बनने के लिए हर जो सरकार होती है वो कोई स्थायी सरकार नहीं होती है। हर 5 साल के बाद क्या करना पड़ता है? सरकार को चुनाव लड़ना पड़ता है, राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना पड़ता है। जब वो सत्ता में आती है उसके बाद क्या करती है? अपनी सरकार बनाती है। कभी कभी 5 साल से पहले भी सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आप 5 साल सरकार चलाएंगे या 10 साल चलाएंगे या 15 साल चलाएंगे या 2 साल चलाएंगे। 2014 में देखिए, कांग्रेस सरकार चला रही थी, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। 2014 के बाद हमारे मोदी जी आ गए, जो अभी तक क्या कर रहे हैं? सरकार चला रहे हैं, ठीक है ना। अब 2024 में देखिए क्या होता है, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। वो तो हमें 2024 में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है, ठीक है ना, या बीजेपी की बनती है, या कोई गठबंधन सरकार बनती है। तो ये अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है ना। इसमें स्थायित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल एक बार जीत गया तो वो हमेशा वो एक लंबे समय तक शासन करेगा। उसको हर 5 साल के बाद जनता के बीच जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासनिक कार्यपालिका कैसी? स्थायी कार्यपालिका है। यहाँ पर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पर अगर आप एक बार सरकारी एम्प्लॉय बन गए, अगर आप एक बार आईएएस पीसीएस बन गए, तो अगर आपका आचरण सही है, ठीक है ना, आप अच्छे से काम कर रहे हैं पूरी ऑनेस्टी से, तो आपकी जो रिटायरमेंट एक डेट होती है 65 वर्ष, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना, या बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? विधायिका और कार्यपालिका में विधायिका का काम है कानूनों को बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना, ठीक है ना। मान लेते हैं कि विधायिका ने कोई कानून बना दिया, विधायिका ने, ठीक है ना, आयुष्मान कानून कौन लेकर आया? विधायिका लेकर आई, ठीक है ना। आयुष्मान योजना सरकार लेकर आई, ठीक है ना, विधायिका ने उस पॉलिसी को बनाया। अब आयुष्मान योजना तो आ गई, पॉलिसी तो आ गई,
लेकिन इस आयुष्मान योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। आयुष्मान योजना आ गई तो उसको ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। वो सब चीजें अरेंज कराने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान पॉलिसी आ गई। अब सर्व शिक्षा अभियान आ तो गई है, लेकिन भारत में सर्व शिक्षा अभियान कैसे होगा? उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन लेकर आएगा? वो कार्यपालिका ही उसको पूरी तरीके से कार्यपालिका ही उसको पूरी तरीके से तैयार करेगी। भाई हम भारतीय शिक्षा अधिनियम लेकर आ गए, शिक्षा को हमें क्या करना है? भारत में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्कूल की भी तो जरूरत है, हमें टीचर्स की भी तो जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो जरूरत है। वो सब काम कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और कार्यपालिका समय टाइम टू टाइम क्या करेगी? इसको देखती भी रहेगी, ठीक है ना, इंस्पेक्शन भी करती रहेगी। आपने देखा होगा जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े मंत्री, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं? आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स का दौरा कर देते हैं, औचक निरीक्षण कर देते हैं, और वो देखते हैं क्या चीजें सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। आयुष्मान योजना पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। आयुष्मान योजना कहते हैं जो लाभार्थी है उनको उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो औचक निरीक्षण भी कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि और प्रशासनिक कार्यपालिका हमारे जो डीएम साहब होते हैं वो भी कभी कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल का निरीक्षण कर देते हैं। वो भी देखते हैं जो सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई है वो किस तरीके से चल रही है, वहां कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, जिस वर्ग के लिए लेकर आई है क्या उस वर्ग को उसका फायदा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, दोनों के पास ही है। अब देखिए न्यायपालिका का काम क्या है। न्यायपालिका का काम ये होता है, अगर कोई कानून है, उस कानून में कोई डिस्प्यूट है, तो विवाद का क्या करती है? विवाद का निपटारा करती है न्यायपालिका। क्या करती है? विवाद का निपटारा, ठीक है ना। जैसे कि, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि सरकार आधार कार्ड को हर जगह इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कानून लेकर आई थी। सरकार अभी 3 फॉर्म बिल लेकर आई थी। तो जब कभी डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, विधायिका को कानून बनाती है, उस कानून में कोई डिस्प्यूट होता है या वो संविधान संबद्ध नहीं होता है, संविधान की आत्मा के अनुसार नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस कानून की जांच करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? वो न्यायपालिका के हाथ में है। न्यायपालिका ही देखती है कि कानून सही तरीके से है कि नहीं है, भारत के संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, भारत के संविधान के दर्शन के अनुरूप है कि नहीं है, भारत के संविधान के सिद्धांतों के अनुसार है कि नहीं है, भारत की जनता के हितों के लिए है कि नहीं है, भारत की जनता के शोषण तो नहीं इससे हो रहा है, भारत की जनता को नुकसान तो नहीं हो रहा है, देश के शासन प्रशासन को नुकसान तो नहीं हो रहा है, देश के लॉ एंड ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये सब देखने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? न्यायपालिका के हाथ में है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होता है। आप इसको समझने के बाद अब आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए तो अब ये समझते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में कैसे। देखो हमारे यहाँ विधायिका क्या है? हमारे यहाँ विधायिका है संसद, संसद तो कहते हैं, और कार्यपालिका का मतलब हमारे क्या है? मंत्री, जो मंत्री परिषद होती है। देखिए जब भी आप संसदीय लोकतंत्र इसमें तुलना करेंगे तो जो कार्यपालिका लेंगे हमेशा वो राजनीतिक कार्यपालिका लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, जो संसद का सदस्य वही मंत्री है, ठीक है ना। और मंत्री बनने के लिए किसकी सदस्यता चाहिए? संसद का सदस्यता भी चाहिए। अगर आप मंत्री बन गए हैं और आप संसद के सदस्य नहीं है तो हमारा संविधान कहता है आपको 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? सांसद बनना पड़ेगा, अन्यथा आपका मंत्री पद खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, और जब तक आप संसद के सदस्य नहीं होंगे तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते। हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका क्या आपस में जुड़ी है? जो संसद के सदस्य हैं वही क्या करते हैं? कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, उसी से मिलकर कार्यपालिका बनती है, हमारी मंत्री परिषद बनती है। बिना आप संसद के सदस्य बने आप कार्यपालिका का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप मंत्री बन गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अब देखो अमेरिका में ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। अब देखो हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ न्यायपालिका का कोई भी न्यायाधीश संसद का सदस्य नहीं हो सकता जब तक वो अपने पद पर है, ना ही वो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, ठीक है ना। और कोई भी एमपी या एमएलए, कोई भी एमपी या मंत्री जो है वो न्यायाधीश नहीं हो सकता जब तक वो एमपी और मंत्री है, सांसद और मंत्री है। रिटायरमेंट के बाद कोई जज जो है वो बन सकता है, लेकिन परंपरा जो है हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार ये भी नहीं होता है। हालांकि ऐसे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा है कि न्यायाधीश जो है वो नहीं बनता है। हालांकि रंजन गोगोई हमारे राज्यसभा के सदस्य और मनोनीत हुए, ठीक है ना।
यानी कि न्यायाधीश पद पर रहते हुए मनोनीत भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, संसद या मंत्रिपरिषद का सदस्य। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका बिल्कुल अलग है कार्यपालिका और विधायिका से। अब देखो अमेरिका में क्या, अमेरिका में विधायिका को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। कार्यपालिका, हमारे यहाँ कार्यपालिका का नाम क्या है, यहाँ राष्ट्रपति का पद है या प्रधानमंत्री का पद होता ही नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति व उसकी मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका में क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। देखो न्यायपालिका अमेरिका में भी अलग है, हमारे यहाँ भी अलग है, तो न्यायपालिका में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत बस यहाँ पर है। देखो अमेरिका में क्या है, जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, जो विधायिका के सदस्य होंगे, वो राष्ट्रपति की मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति होगा और उसकी मंत्री परिषद होगी, वो क्या होंगे, कांग्रेस के सदस्य नहीं होंगे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो संसद के सदस्य होंगे तभी वो क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का अलग से कोई चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ सांसद का चुनाव होता है। और जो सरकार, जो दल जो है बहुमत लेकर आती है, बहुमत दल के नेता को ही क्या कर लिया जाता है, प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होता है। तो जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और वो क्या थे, उससे पहले कांग्रेस के सदस्य थे अमेरिका में, वो अमेरिका की विधायिका के सदस्य थे। उन्होंने अमेरिका की विधायिका यानी कांग्रेस से रिजाइन दिया, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो यहाँ पर क्या है, कांग्रेस का सदस्य जो है वो राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और जो राष्ट्रपति व उसकी मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा, यहाँ की विधायिका का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। और अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदस्य को अपने मंत्रिपरिषद में नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति कौन किसको लेगा, यहाँ पर मंत्रिपरिषद बहुत ही शानदार बनती है। यहाँ राष्ट्रपति अपने तर्क से, अपने विवेक से, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है तो उसको वित्त मंत्री बना देगा। यहाँ पर मंत्री को बोलते हैं सचिव। क्या बोलते हैं, सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव। हमारे यहाँ प्रशासक को सचिव बोला जाता है। कोई बहुत बड़ा जनरल है सेना का, उसको क्या बना दिया जाएगा, उसको रक्षा मंत्री वहां पर बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद बहुत ही शानदार तैयार होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। सबसे बेहतर शक्ति का पृथक्करण आपको कहाँ मिलेगा, अमेरिका में ही मिलेगा। और हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका क्या है, आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई है। यानी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य किसके सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें 4 से 5 पॉइंट और आएंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक बार अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।